अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सईद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई और शदीद गर्मी में सुबह का आगाज़ हुआ है भाई। आज की सुबह शदीद गर्म है, आज की शदीद गर्म सुबह बिल्कुल। और इस्लामाबाद की हम ये बात कर रहे हैं, दारुल हुकूमत, वो शहर, दारुल हुकूमत में जैसे गर्मी नहीं हो सकती इसके ऑर्डर लिया हुआ है दारुल हुकूमत वो में क्या? शहर के जहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दरख्त, सबसे ज़्यादा हरियाली, सबसे ज़्यादा ग्रीनरी, सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के इकदाम यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ होते हैं। उसके बावजूद आप अंदाज़ा लगाएं कि इस शहर में अक्सर सुनते थे ना कराची में हीट वेव है, और कराची में हर साल तकरीबन हीट वेव आती थी। और उसके बारे में हमारे पास जस्टिफाइबल रीज़न है कि भाई कंक्रीट का वो जंगल बना हुआ है, दरख्त है नहीं, वहाँ पर है नहीं, तो कैसे आप इस चीज़ को फाइट करेंगे? बिल्कुल, तो वहाँ पर जस्टिफाइबल है। लेकिन इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पर इतनी हरियाली हो, इतना उसका ख्याल रखा जा रहा हो कि भाई आप यहाँ पर भी पार्क बनाएं, वहाँ पर भी पार्क बनाएं, उसके बावजूद अगर इस्लामाबाद में हीट वेव आ गई है तो इसने आपके खतरे की घंटी बजा दी। और फिर उसके ऊपर लोड शेडिंग, शदीद लोड। भाई कल आपका भाई 8 घंटे लोड शेडिंग में ख्वार हुआ है। देखिए 8 घंटे। मैंने आप मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये किस वक्त से लेके किस वक्त तक? भाई ये मुख्तलिफ औकात में, और फिर रात में कोई तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 10 बजे से लेके और फिर 3 बजे तक ये बिजली बंद। जी 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 जी। सोए कैसे? तो ये फिर आप सुबह उठ के आए क्या? हम इधर बैठ जाए? जी नहीं नहीं, बस यही तो हिम्मत है, यही तो। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो लोड शेडिंग कर रही है हुकूमत, इसका कितना बड़ा ये एक हमारे लिए एहसान है कि ये लोड शेडिंग कर रही है। जी, पॉजिटिव बात है ना ये। क्या, क्यों? भाई देखें, लोड शेडिंग होती है तो क्या होता है, पता नहीं है, हजारों फवायद लाने लगे हैं, हजारों फवायद हैं। अच्छा ठीक है, जैसे कि जो मेरी फैमिली बॉन्डिंग है ना वो मजबूत हुई है। सारे फैमिली वाले एक साथ बैठे हुए होते हैं एक कमरे में, एक और यूपीएस पे पंखा चल रहा होता है। एक और भी है, जब बिजली नहीं होती, और जाहिर है बहुत सारे घरों में यूपीएस है लेकिन वो एसी, फ्रिज, ये चीजें तो नहीं चल रही होती उस पे। तो जब ये चीजें नहीं चल रही होती तो इनसे जो एडेड हीट है जो मुआशरे में पैदा हो रही है वो भी नहीं जनरेट हो रही। अच्छा देखिए दोस्त यार, सब मिलकर बाहर बैठ जाते हैं कि भाई हम बैठ गए हैं, एक दूसरे के गम बांटने का मौका मिलता है। ये देखो कितनी अहम बात है। बिल तो चलो कम आएगा, ये तो एक लॉजिकल सी बात है, लेकिन जो बाकी फवाइद जो लोग नहीं समझ पाते, नहीं देख रहे, इसके पीछे हुकूमत का जो विजन है कि लोगों की बॉन्डिंग मजबूत हो। आपको डार साहब ने कोई अपॉइंटमेंट वगैरह का तो लारा नहीं लगाया? वैसे मैं कह रही हूँ। अच्छा नहीं, डार साहब धक्का वक्का दे दिया कल किसी सहाफी को, छोड़ो रहने दो भाई। मीडिया जो खराफात दिखाता रहता है सारा दिन, किसको? जो भी मीडिया पर चल रहा होता है, एक हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, न्यूज आप देख रहे हैं, बंद हो जाता है, टीवी बंद हो जाता है, इंसान बीमारियों से बचता है, स्ट्रेस से बचता है। निकालो इसको बाहर, रास्ता दिखाओ। फायदा नहीं है ये, आप मुझे खुद बताएं, फायदा नहीं है ये अपनी हमारी कम्युनिटी बिरादरी वालों उठ खड़े हो, इस जबर के खिलाफ उठ खड़े हो। ये क्या कर रहा है आदमी? सही बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई मीडिया पर बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें आती है, टीवी बंद होता है, आप नहीं देख पाते उसको। ठीक है, तो ये फायदा है उसका। अच्छा लाइट जाती है, क्या होता है? पसीना निकलता है जिस्म से। फायदेमंद है सेहत के लिए या नहीं? क्यों? आपकी जिस्म की इजाफी चर्बी जो है वो खत्म होती है, पसीना निकलते हैं। आप जिम जा रहे हैं भाई, हजारों रुपए पैसे देके जिम में एक्सरसाइज जिम में तो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, पसीने से कैलोरीज बर्न होने का ये भी बड़ा फायदा है। आप पढ़िएगा किसी दिन साइंसी चीज के अच्छा, आप बिजली जाती है, आप फौरन क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाह। ये देखें दीनी फायदा। बिजली आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का करने का मौका मिलता है आप लोगों को। सही है, ये आप कह रहे हैं बिजली चली गई और बड़ा हुकूमत ने गलत किया। ये स्ट्रेटजी है पड़ोसियों के हुकूक। फिर कैसे बताएं कैसे? जब आपने बिजली गई हुई है, घर में ठंडा पानी खत्म हो गया है, बर्फ खत्म हो गई है, तो आपको मौका मिलता है कि आप साथ वाले घर का दरवाजा खटखटाएं और कहें आंटी थोड़ी बर्फ दे दे। तो ये भी है, पड़ोसियों से भी आपका ताल्लुक जो है उस्तवार हो रहा है। तुमने कितने चीजें देख ली, इसकी सेहत का फायदा, रिलेशनशिप का फायदा, बीमारियों से बचना। अच्छा फिर ये जो यूपीएस जनरेटर वालों का कारोबार चलता है, मईशत को फायदा। ये तो हाँ, मैं और क्या क्या बताऊं आप लोगों को पता ही नहीं है। ये है फवायद बिजली जाने के। इससे ज्यादा नहीं मैं बर्दाश्त कर सकूंगी। बहुत आला आपने बताया हुआ है, जबरदस्त। हम आपको नाजरीन अब लेकर चलते हैं जरा 60 सेकंड्स की तरफ और दिखाते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। टाइटैनिक की बाकियात देखने के लिए जाने वाले 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की मौत की तस्दीक। टाइटन अब्दोज लापता होने के फौरन बाद ही तबाह हो गई थी। अमरीकी बहरिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात, नवे जायज़े और फंड्स के इजरा पर गुफ्तगू। बैरून मुल्क बैठकर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों की गिरफ्तारी का फैसला। FIA का इंटरपोल से राब्ता।
वफाकी हुकूमत ने 28 जून को भी ईद उल अजहा की तातील का ऐलान कर दिया। बरतानिया में शरह सूद में बड़ा इजाफा 15 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में शदीद गर्मी का नया रिकॉर्ड 22 जून की दोपहर को दर्जा हरारत 40.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। अलजायर की अदालत ने मुल्क के साबिक वजीर आज़म नूरुद्दीन बदवी को बदउनवानी के इल्ज़ाम में 5 साल कैद की सज़ा सुना दी। और त्यूनिस से इटली जाते हुए तारकीन वतन की मज़ीद 3 कश्तियाँ डूब गईं। 3 तारकीन वतन हलाक, 12 लापता, 152 तारकीन वतन को बचा लिया गया। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और 60 सेकंड न्यूज़ के बाद एक मरतबा फिर तारुफ की तरफ चलते हैं हमारे दो यंग एंकर्स, यंगेस्ट एंकर्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल। और आज हमारे साथ इनका आखिरी दिन है अनफॉर्चुनेटली फॉर अस। आप लोग तो मजे करेंगे अब, हम प्रॉपर छुट्टियां एंजॉय करेंगे आप। अच्छा, आपको यहाँ आते हुए सुबह सवेरे ऐसा लग रहा था कि जैसे आप लोग स्कूल ही जा रहे हैं? सुबह उठना, तैयार होना, वो वाला दुख हो रहा था फील? बल्कि मुझे तो इस शो ने लेजी थोड़ा सा बना दिया। कैसे? क्योंकि मैं हर रोज़ जो है बहुत जल्दी उठता था, क्योंकि मैं जो है अक्सर 5 बजे 6 बजे इस तरह टाइमों के ऊपर उठता था, कभी कभी 3 बजे भी उठ जाता था, इतना ज़्यादा जल्दी। पर जैसे ये शो शुरू हुआ तो 7 बजे उठना शुरू हो गया। चलो, इसने तुम्हारा टाइम टेबल सही कर दिया शो ने। गुड, अच्छा किया। नींद भी अच्छी बिजली आ रही थी कल? जी। चलो, तुम्हें फायदे नहीं मिले बिजली के, फिर इसका मतलब है ना? इतने सारे मैंने फायदे गिनवाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरह नींद का ना होना भी एक फायदा होता है, जिस तरह पसीने से जो है बेचारा आदमी सही वो पसीना हो जाए उसका फायदा, साथ ही साथ खाना जो है वो रॉट कर जाए और ख़राब हो जाए उसका फ़ायदा। जी बिल्कुल, ये सारे फ़ायदे हैं। फ्रिज का सारा बर्फ वगैरह पिघल कर फ्रिज से पिघलना शुरू हो जाए, हाँ पानी बहना शुरू हो जाए। जी फायदा, सही फायदे बताए ना? बिल्कुल। घर से स्विमिंग पूल बनेगा। हाँ, यूं तो कर दो आखिरी दफा यार। हाँ, ये जरूरी था। No, I'm not gonna do one, I'm gonna do two. I'm gonna do two, yes, good. क्या बात है, चलो जी। अच्छा, खबरों की तरफ चलते हैं और अफसोसनाक खबर से ही आगाज़ करना पड़ेगा ज़ाहिर है आज का, क्योंकि सबसे अहम जो तलाश जारी थी टाइटैनिक जहाज़ के मलबे की तरफ जाने वाली जो आबदोज़ थी, उसकी खबर आ गई है कि वो आबदोज़ जो है वो फट गई। उसमें सवार 5 मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक भी कर दी गई है। जो कंपनी है आबदोज़ तलाश करने वाली, उसने अपने बयान में कह दिया है कि वी बिलीव दैट 5 पैसेंजर्स, जो उनका जो CEO था उसका नाम क्या था? स्टॉकटन रश, और फिर प्रिंस दाऊद, उसका बेटा सुलेमान दाऊद, और फिर हमेश हार्डिंग जो कि बरतानिया के अमीर तरीन आदमी, और पॉल हेनरी जो एक्सप्लोरर थे, वो सब हलाक हो चुके हैं। और आबदोज़ की जो तलाश है उसमें जो भी कंपनी कर रही थी, उसमें कोस्ट गार्ड्स की टीम का भी कहना ये था कि टाइटैनिक के मलबे के करीब ही उन्हें मलबा इसका मिला है, इस जो सबमरीन सॉर्ट ऑफ चीज़ थी ये। और कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक आबदोज़ धमाके से फट गई थी। अच्छा, हलाक होने वाले अफराद के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत के लिए पूरी दुनिया जो है वहाँ से पैगामात मौसूल हो रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। कोई किसी ने सोचा भी नहीं होगा इनमें से, इनकी फैमिलीज़ में से, कि ये लोग जहाँ जा रहे हैं, ये लोग जो काम करने जा रहे हैं वो उसका अंजाम ऐसा होगा। लेकिन इससे एक चीज़ और भी, मतलब मैं कल रात से बड़ी एक अपसेटिंग किस्म की ये न्यूज़ है, डिस्टर्ब करती है आपको। आप सोचते हैं कि हम भी ज़ाहिर है बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ छुट्टियों पे जाते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब ग्लाइडर्स उड़ाना, तो आप सोचें कि आपने पीछे फैमिली को हंसता बसता छोड़ा है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आके आप उनको बताएंगे कि भाई मैंने ये देखा वो देखा, और you're no more there। अच्छा, अब देखिए मैंने इससे ना 2 चीज़ें सीखी हैं। पैसा, एक तो मेरा ये भी इसका एक टेक है। वैसा तो खैर ठीक है, हर चीज़ में इन्वॉल्व है। नहीं, मतलब इतना पैसा देके भी कुछ सीखा इस वाक़े से कि पानी में नहीं जाना, सबमरीन। तो पानी डू नॉट ट्रस्ट अ सबमरीन। यस, ट्रस्ट अ सबमरीन नहीं, ये तो एक फैक्टर है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल अब हवाई जहाज तबाह होता है, लेकिन हवाई जहाज में बैठना जरूरी है, गाड़ियाँ एक्सीडेंट होता है वो बैठना तो ज़रूरी है। मैंने 2 चीज़ें इससे सीखी। एक तो ये कि देखें अब टाइटैनिक उस ज़माने में कितना बड़ा जहाज़ एक बना दिया ना, एक अजीम तरीन जहाज़, उससे बड़ा जहाज़ दुनिया में कोई नहीं बना था उस वक्त, और उसके बारे में कहा जा रहा था कि ये तो डूब ही नहीं सकता। और फिर देखिए
वो डूब गया, सेफेस्ट है और वगैरह वगैरह। जी। फिर ये पानी जो है उसमें गई ये सबमरीन, वो पानी कितनी बड़ी एक कुव्वत है। अल्लाह ताला ने ये इतना बड़ा एक जो समुंदर का निज़ाम 70-30 के रेशो से बनाया हुआ है। पानी 70% है हमारी ज़मीन पर और 30% जो है वो खुश्की है। तो सैलाब आते हैं या जो साइक्लोन का पिछले दिनों डर था, ये पानी कितनी बड़ी कुव्वत है और इंसान अपने आप को ऐसा तुर्रम खान समझ रहा होता है, लेकिन ज़रा सा जो है हल्का सा ये पानी अपने शोर से दाएं बाएं निकल आए तो बस जो हमने रहने वाले लोग हैं वो इंसान को अपनी औकात का एहसास हो जाता है। ये पानी हो गया, ये आतिश फशा हो गया, पहाड़ हो गया, अल्लाह ताला की कुदरत का निजाम है ना। आग बिल्कुल, उसने बताया हुआ है कि देखो ये पावर असल में उसी के पास है। तुम चाहे जितने भी पावरफुल बन जाओ ना, कुछ भी नहीं हो तुम। क्या कह रहे हो? पानी ना सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है। इवन फुल ऑन अर्थक्वेक्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, मगर अर्थक्वेक्स नॉर्मली ना सिटीज में ज्यादा अफेक्ट करते हैं, पूरे कंट्री में नहीं करता। मगर सुनामीज ना आधे से भी ज्यादा ना कंट्रीज को तबाह करते हैं। हमने देखा ना सुनामीज जिस तरीके से आए थे। अगर एक ना पूरा एक कंट्री पर एक अर्थक्वेक बहुत ज्यादा जोर का है ना, कुछ सर्वाइवर्स तो होंगे, मगर अगर आपको सुनामी ने ना आपके सामने आकर आपको टकरा लिया, आप सोचो मर गए, आप ना आप ना बस आप डायरेक्टली मर जाओगे जो ही वो आपको हिट करेगा, क्योंकि उसकी प्रेशर इतनी ज्यादा है। लेकिन ये पानी बहा कर लेकर जाता है। बिल्कुल हाँ। अगर देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लेशियर्स जो है पानी की सूरत के अंदर बह रहे हैं, और पानी का ये मसला है ये ख़त्म नहीं होता, ये किसी न किसी सूरत के अंदर यही पर रहता है हमारी प्लेनेट पर। तो जितने ग्लेशियर्स डूबेंगे नहीं बट पिघलेंगे, और जो पानी उससे आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग उससे रिकवर कर लें या हम लोग उससे अपने आप को बचा लें, वो पानी ड्राई हो जाए तो वो किस शेप के अंदर होगा, वो जो है वेपर्स की तरह या गैस के अंदर जो है जाएगा और उससे क्लाउड्स मेंटेन करना है वो ग्लेशियर्स की मदद से होना चाहिए ना। वो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा जमीन का। वो पानी जो है वो गैस बन के ऊपर जाएगा, क्लाउड्स बनेंगे, वही क्लाउड्स शहर के ऊपर पूरा साइकिल। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने सीखी, दूसरी चीज वो क्या कि देखिए हमारे सामने दो वाकयात आए। एक वाकया आया कि जी 750 लोग कश्ती में पैसे की तलाश में, बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में निकलते हैं और लापता हो जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत खबरें आती हैं, कश्ती उलट जाती है, सब कुछ होता है। 500 बंदा उसमें से अभी भी लापता है। मतलब जाहिर है सबको पता है कि वो डूब गए, लेकिन ये नहीं पता कि वेयर अबाउट्स उनके क्या है। ठीक है, 209 उसके अंदर ऑफिशियल फिगर के मुताबिक पाकिस्तानी थे। बिल्कुल। ये 750 लोग उसी पानी की नज़र होते हैं और उसके ऊपर मीडिया कवरेज देख लीजिए आप, और उसके ऊपर हरकतें देख लीजिए कि वो कह रहे हैं जो बच जाने वाले हैं वो कि वहाँ के जो कोस्ट गार्ड्स थे वो फिक्र ही नहीं थी उनको, वो कहते थे मर जाए कोई मसला नहीं है, मरते रहे, वी डोंट केयर, उनको बचाने की कोई कोशिश नहीं हुई। और यहाँ पर 5 लोग, हर आदमी की जान कीमती है, बिल्कुल हर आदमी की जान कीमती है, लेकिन 5 लोग थे जो कि अमीर तरीन लोग थे। अब अमीरों से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमीर नहीं होना चाहिए इंसान को। $2.5 लाख का टिकट था इसका, जी, इस आबदोज को देखने, आबदोज में जाने का और टाइटैनिक का मलबा देखने का। $2.5 लाख का टिकट उन्होंने लिया। जब वो लापता हुए, सारी दुनिया का मीडिया, अमेरिका उनको तलाश करने में लगा हुआ है, बरतानिया तलाश करने में लगा हुआ है, फ्रांस उनको तलाश करने में लगा हुआ है। ये 5 लोगों की तलाश में उन्होंने पूरा रोबोट्स बेच दिए, नीचे रोबोट्स जाके तलाश कर रहे हैं उनको कि हाँ जी क्या हुआ। और पूरा जो है वो आप देखें CNN पर जिस तरीके से और BBC पर, इंटरनेशनल मीडिया इदारों पर जिस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, उनकी लाइव कवरेज चल रही थी, क्या यही उन 750 लोगों के लिए हो रहा था? फर्क है सर, इंसान और इंसान में फर्क है, क्लास का फर्क आता है इधर, और ये हमेशा दुनिया में रहेगा और रहा है और इसी तरह ये सिलसिला चलेगा। मीडिया भी अगर आप इम्पोर्टेंट आदमी है या अगर आप अमीर आदमी है तो आपके लिए सारी रिसोर्सेज लग जाएंगी, और अगर आप नोबडी हैं तो फिर आपको नोबडी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ये है प्रॉब्लम मुझे। अब हमारी दुनिया इतनी करप्ट हो गई है ना, दे ओनली केयर अबाउट द पीपल विच हैव मनी, यस, अदर देन दैट दे डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। वो बस सारे पैसों के पीछे भी चल। इसीलिए मेहनत करो, पैसे कमाओ, मेहनत करके, करप्शन करके, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर ह्यूमैनिटी। हर लाइफ इक्वल है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता ना कि सोचो कि 2 गाड़ियां हैं ना, और एक रिच बंदा है ना, एक गाड़ी वो सेम, उनकी सेम प्राइस है, और एक रिच बंदा ना उस वाली गाड़ी को ओन करता है और एक पुअर बंदा इस वाली को ओन करता है, मगर उनकी प्राइसेस सेम है ना,
कौन सा ज्यादा बेहतर होगा? दोनों बंदे, इंसान तो दोनों बराबर है, तो इक्वल होंगे ना? इक्वल होने चाहिए। क्या कह रहे हैं हसनैन? हसनैन जी सर, अगर देखा जाए तो एक कोट है इंग्लिश के अंदर कि माइट इज राइट। देखा जाए तो जिनके पास जी माइट इज राइट, सही बात है, क्योंकि ये चल भी रहा है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे लोग इस तरह के मिल जाएंगे आपको, जो बटरिंग करना या लाइक लोगों की वैसी चापलूसी करना ताकि कोई ना कोई पर्सनल फायदा मिले। और सच बात है कि आजकल सब लोग ऐसे ही हैं, या तो वो खुद चापलूसी करेंगे और या तो वो औरों से चापलूसी करेंगे। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत करते हैं। आज हम जो है बहुत सारे ऐसी जो है वो प्रोग्राम में मुलाकात करवाएंगे आपकी, ऐसे लोगों से जो कि मेहनत करके जिन्होंने अपना नाम बनाया, मुश्किलात को उन्होंने अबूर किया। और अगली खबर की तरफ चलें। और लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इसी आबदोज से रिलेटेड एक और चीज भी आई है, वो ये है कि बहरा ओकेनूस में जो ये लापता हो जाने वाली आबदोज है, उसके मुसाफिरों में जो स्टॉकटन रश हैं वो भी शामिल है। जाहिर है जो आबदोज बनाने वाली कंपनी के CEO हैं और इनकी अहलिया जो हैं वेंडी रश, उनके मुताल्लिक इंकशाफ हुआ है कि वो टाइटैनिक जहाज के हादसे में डूब जाने वाले 2 अमीर तरीन अफराद की पड़पोती हैं। अच्छा। और टाइटैनिक पर जो है, अगर हम ये बात करें कि टाइटैनिक पर एज़ाड्रोस हाँ, एज़ाड्रोस और उनकी अहलिया ये 2 लोग सवार थे और अपने वक्त के अमीर तरीन ये अमेरिकी मतलब माने जाते थे और थे। अच्छा, टाइटैनिक हादसे में बच जाने वालों ने बताया था कि जब आइडा को बच्चों और औरतों की लाइफ बोट में सीट दी गई तो उन्होंने अपने शौहर को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया था, वो नहीं जाना चाह रही थी। यूं मोहब्बत करने वाला जो ये जोड़ा था एक साथ समंदर में डूब गया। और जेम्स कैमरॉन की फिल्म टाइटैनिक में भी इन्हीं दोनों की अलमनाक दास्तान दिखाई गई है। और आज हमें ये चीज मालूम हुई कि जो ये आबदोज बनाने वाली कंपनी के CEO की बेगम है वो भी उनकी रिश्तेदार निकली, पड़पोती हैं। तो लेकिन अमीर तरीन लोग वैसे हरकतें बड़ी अजीब अजीब करते हैं। अभी आपने वो देखा, वो मार्क ज़करबर्ग कौन है? सर, द क्रिएटर ऑफ फेसबुक एंड द ओनर ऑफ मेटा। और एलन मस्क कौन है? Elon Musk, the owner of Starlink, Neuralink, SpaceX, Tesla. सब पता है इनको? सब पता है भाई। ये आपको पता था ये चारों कंपनी? नहीं, मुझे तो नहीं पता थी। मुझे नहीं पता थी, मुझे SpaceX का मेनली पता था, टेस्ला बिल्कुल पता था। अब ये दोनों कर क्या रही है मैं बताऊं। one company which what do you call that, Jeff Bezos owns. हाँ, जेफ बेजोस तो अमेज़न है ना। ओके फाइन, यू नो। हाँ, वन कंपनी के बारे में तो पता होता है। एक अगर मशहूर आदमी है वो ज्यादा कंपनीज का ओनर हो तो उसके बारे में लोगों को। अब ये दोनों जो है मार्क और एलन, उन दोनों के दरमियान फड्डा चल रहा है और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया के दोनों बिल्कुल हरीफ हैं। और अब ये कर क्या रहे हैं? पिंजरे में बंद होकर लड़ाई के लिए तैयार हो गए। कौन सा पिंजरा? पिंजरा जो नहीं होता, पिंजरे में फाइट होती है बेसिकली। जी, इनकी एक बॉक्सिंग बैटल करते हैं। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। असल वही कर रहे हैं। Oh my God, वो किधर कर रहे हैं? बताते हैं। ये बेसिकली इन दोनों की ये टसल इनकी इतनी बढ़ गई है, इतना ज्यादा एक दूसरे के राइवल बन गए हैं। और ये बेसिकली शुरू उस वक्त हुआ जब मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि वो ट्विटर के मुकाबले पर एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेकर आएगा। तो एलन मस्क ने ये सुनकर ट्वीट के जरिए ज़करबर्ग को ये दावत दी कि आ जाओ जरा पिंजरे में लड़ लेते हैं, केज फाइट करते हैं। तो ज़करबर्ग ने कहा ओके। एलन मस्क उसको ट्वीट की स्क्रीन जो है वो शेयर किया उसने इंस्टाग्राम पर और उसने कहा कि ओके ठीक है, लोकेशन बताएं। तो उसने ये पूछ लिया उससे कि बताओ भाई कहाँ लड़ना है वो। और ये दोनों शख्सियात टेक्नोलॉजी खुसूसन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक दूसरे से बिल्कुल सबकत ले जाने की कोशिश। मुझे ऐसा लगता है कि उसने जो इसको दावत दी है ना, मैं कभी WWE नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, बट वो मैं देखूंगा। और सर अट्टी कट्टी जो फाइट होगी, क्योंकि सर इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग दोनों थोड़े से हट्टे कट्टे हैं, छोटी है। देख तो रहे, मुझे लग रहा है मस्क थोड़ा सा ज्यादा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ज़करबर्ग सो हार्ड। बस ठीक है, बस ज़करबर्ग की एक अच्छी बात ये है कि इलॉन मस्क के साथ दोनों के साथ मैं न्यूट्रल हूँ, मैं जज की तरह। न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। एक बताओ भाई कोई एक। इलॉन मस्क का ये है कि वो बड़ा हट्टा कट्टा और एक मार खाएगा ना। मार्क ज़करबर्ग बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेता है। बॉक्सिंग मुझे ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क भी कोई फाइट शाइट की ट्रेनिंग लेता होगा। लेता था पास्ट के अंदर, क्योंकि जी वो लेता था। और अगर दोनों हमें बेवकूफ बना रहे हैं। और अगर इलॉन मस्क को देखा, अगर पिंजरे में जाके गले लग जाएंगे। मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी फाइट करेंगे, पब्लिक से पैसा इनका भी मिलेगा इसको और व्यूअरशिप मिलेगी, व्यूज मिलेंगे। और और मार्क ज़करबर्ग की ये अच्छी चीज है कि वो थोड़ा सा स्लिम है, तो वो जल्दी से डॉज करने के अंदर तेज होगा। इस चीज को कहते हैं एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस। उसकी रिफ्लेक्सेस। आपके ख्याल में कौन जीतेगा? But I think आपने तो इलॉन मस्क का कहा है ना? मार्क ज़करबर्ग। मार्क, आ जाओ आप दोनों आ जाओ।
और आप दोनों का पट्टा करवाते हैं। क्या कर रहे हो वैसे? I am gonna व्यूज मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, I'm gonna beat the shit out of Why? व्यूज चलो मिलेंगे, प्यार से हल्का हाथ रखना ना। व्यूज Go मिलेंगे, Ishaq, go. I am Elon. व्यूज मिलेंगे। Imagine you are Mark Zuckerberg and I'm Elon. ये व्यूज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे भाई, ये बताओ। लेकिन एक मिनट, अभी शुरू करवाएंगे, अभी ये- शुरू सीटी होगी। एक मिनट, एक सबसे मिनट। पहले डीआरपी देखकर फिर सीटी लगा। यहाँ तक ही लाना था बस। क्यों सीटी किसी नहीं के बजानी? भी किसी के भी उकसाने पर आप दोनों आ गए यहाँ पर, जबकि लड़ना नहीं है, जय कभी भी नहीं लड़ना है, दोनों क्योंकि गले यही होने वाला है, प्यार मोहब्बत से क्योंकि गले यही मिले। होने वाला है वहाँ पर गले पेच- मिले, I'm प्यार gonna win. I प्यार am the मोहब्बत- better गले गले जी जी इसाक, गले तो गले मिल गले लो। बिल्कुल बिल्कुल गले गले इसाक, गले गले। Okay, fine. बिल्कुल बिल्कुल मैं तो I सीटी बजाने के लिए still have a more better ऐसे थोड़ी- company than you. मैं तो बिल्कुल तैयार सीटी बजाने के लिए। नहीं, लड़ाने वाला काम नहीं करता और मैं। यकीनन जो है यही होगा केस यही होगा, ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। फाइट करेंगे। बिल्कुल। और इतना तो जाहिर है वो दोनों अपने अपने अलबत्ता ये हो सकता है fields कि में- वो एक दूसरे को जो है कभी एक दूसरे के ऊपर टेस्ला फेंकेंगे, कभी एक दूसरे के ऊपर वो ट्वीट फेंकेगा एक। हाँ, ट्वीट फेंकेगा एक दूसरे चलो। कुटु कुटु चलो सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सबसे सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। योगा किया है करने शिफा लगे कभी हैं आपने? मैंने टू बी ऑनेस्ट नहीं किया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप भी सीखें आता भी योगा। नहीं है। हाँ। और मुझे ये चीज़ भी समझ में नहीं आती कि भाई लोग ऐसे बैठ के माइंड को बिल्कुल खाली कैसे कर देते हैं। मतलब देयर इज समथिंग ऑलवेज गोइंग ऑन इन द यही माइंड। तो प्रैक्टिस करनी होती है योगा में, यही तो चीज़ है। और लेकिन उसका फ़ायदा भी बहुत सारे लोगों को होता है। बहरहाल हम एक काम ये करते हैं कि हमने बच्चों के हवाले से आज सोचा कि बच्चों को भी योगा करवाया जाए। बच्चों और की योगा कैसी होगी? जी, और वो कैसे होगी। तमीना कौसर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, योगा ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तमीना, सबसे पहले तो हमारी ये कन्फ्यूजन आप दूर कीजिए कि योगा क्या सिर्फ बड़े करते हैं या बच्चे कर सकते हैं? नहीं, योगा एक्चुअली बच्चों को ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़ी एज में जाके तो आपकी बोन्स बिल्कुल सख्त, ये टेढ़ी मेढ़ी उस तरह से नहीं हो सकती। तो बचपन में आपकी जो बोन्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। सही। अगर शुरू से, जैसे एथलीट्स को देखें, ओलंपिक्स को देख लें, लोग जिम्नास्टिक करते हैं तो यंग एज से करते हैं तो फिर आगे जाके फ़ायदा होता है। अदरवाइज ये होता है कि फिर अगर आपने आफ्टर 30, 25 या 35 में अगर आपने इवन स्ट्रेचिंग भी स्टार्ट की है तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इसलिए थोड़ा बेहतर है कि आप पहले से स्टार्ट बिल्कुल करें। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब योगा बच्चों के लिए कितना फायदेमंद होता है, मतलब कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? आज आप हमें क्या सिखाएंगी? अच्छा, एक तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि योगा बेसिकली बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो ये मुझसे सवाल करेंगे तो सवाल करेंगे, फिर कुछ बेसिक चीज़ें मैंने इनको बतानी है कि जिसमें पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ और बैलेंस और उसके अलावा इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो बेहतर होगी। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, बच्चों के लिए बहुत ईजी हैं, बड़ों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे किसी भी एज में आप ये कर सकते हैं। तो ये इनको समझाना है कि ये जो आजकल के हमारे बच्चे हर वक्त बैठे रहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी एक्टिविटी में वो आएँ। ठीक है, तो बस फिर सवाल और जवाब की तरफ बढ़ते हैं। इसाक और हसनैन, आप लोग सवाल करें तमीना साहिबा से। योगा के क्या प्रिविलेजेस है, इसमें क्या आपको इम्प्रूव करता है, क्या फायदे हैं? योगा बेसिकली मैं समझती हूँ इस मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। यानी जितनी भी आप एक्सरसाइज करते हैं हाई इंटेंसिटी, जैसे आप बॉक्सिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो योगा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। यानी आपकी बॉडी का बैलेंस है, आपका माइंड का बैलेंस है। उसके अलावा जो आपकी मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्रेनिंग ज़रूरी है आपकी माइंड की, तो योगा आपको उसके लिए फोकस करता है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेंथ यानी फिजिकल जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपका बैलेंस यानी बॉडी का जो बैलेंस है, उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी। और वो किस लिए ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं आम रूटीन में, जब आप बैठते हैं सोफे पे, चेयर पे, बेड पे, कुछ छोटे मोटे काम करते हैं, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो मोबिलिटी नहीं है, यानी आपकी मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, तो वो उन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। और अगर देखा जाए तो फिर ना योगा आपके मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करता है। आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह इंक्रीज करता है, कि उसमें क्या रोल है जिससे वो आपकी मेंटल हेल्थ इंक्रीज करता है? अच्छा, वो बिल्कुल सही आपने कहा है। योगा बेसिकली जैसे मैंने कहा ना कि एक बैलेंसिंग की बात है। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ ना कि एक टांग पे खड़े हो जाओ, ठीक है, यू वांट ट्राई, खड़े हो, सीधे यहाँ पे खड़े हो, आप एक लेग पे खड़े हो जाएं,
ओके, क्लोज योर आईज, बंद करें आंखें। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब ये जो छोटी सी चीज है कि जब मैंने कहा कि आंखें बंद कर लें, ठीक है, और एक पाँव पे खड़े हो जाएं, तो आपकी बॉडी जो है एक कनेक्शन में है, यानी आपने माइंड और बॉडी को कनेक्ट करना है कि मैंने बैलेंस रखना है। अब वो बैलेंस नहीं हो रहा, और ये किससे आता है? प्रैक्टिस करने से। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी हम कहते हैं कि एक नुक्ते के ऊपर आपने अपने माइंड को सेट कर दिया तो पूरी जिंदगी वो आपको काम आता है, ठीक है। जैसे आप स्टडीज कर रहे हैं, अब आपको ये है कि मैंने एक गोल सेट करना, तो जरूरी अगर आपने कहना है मैंने फर्स्ट आना है, मैंने सेकंड आना है, या मैंने ये चीज समझनी है, ये करनी है, ओके, ये आज के लिए बहुत है, ठीक है, अब आए। उसके लिए जरूरी है कि जो मेंटल हेल्थ है आपकी, या मेंटल फोकस है, यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने जिमनास्टिक करनी है, तो आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। वो 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का, 6 महीने का, लोग गिव अप कर देते हैं, पहले से ही गिव अप कर देते हैं। तो उस गोल को सेट करने के लिए यू नीड पेशेंस, यानी सब्र आप में होना चाहिए, और वो गोल भी आपका होना चाहिए। हम लोगों की आदत है कि हम लोग हर एक चीज़ तो करते हैं, देखते हैं, लोगों से इंस्पायर भी होते हैं और कर भी लेते हैं, लाइक पेशेंस वगैरह लेकर आ जाते हैं, बट हर एक चीज़ का तो एक साइड इफेक्ट भी होता है। तो इस तरह क्या चीज़ें हैं जो कि योगा के अंदर साइड इफेक्ट्स लेकर आ सकती हैं? व्हाट कुड दैट बी? योगा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट कि आप इंजरी कर लें। जैसे ये है कि मिसाल के तौर पे आप दोनों भाई हैं, ठीक है ना, आप एक ने कहा कि भाई इसने लेग बिल्कुल स्प्लिट कर ली है, मैंने क्यों नहीं की, तो आप जल्दबाजी में आ गए। अगर आप योगा प्रॉपर योगा ट्रेनिंग करते हैं तो फिर आप में बहुत ज़्यादा सब्र है। तो कई दफ़ा देखा देखी में ये ज़रूर हो जाता है कि हमें जल्दी होती है, तो हम कुछ चीज़ें अपनी यानी कैपेसिटी से ज़्यादा, या अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा, या अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा हम कर देते हैं। अदरवाइज किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है योगा के अंदर, बल्कि पूरी ज़िंदगी आपको हेल्प आउट करेगा। योगा लाइक किधर से ओरिजिनेट हुआ, लाइक किधर से ओरिजिनेट हुआ, लाइक उसकी हिस्ट्री किधर से आई है? योगा लाइक स्पिरिचुअल है ना? स्पिरिचुअल है। देखिए, हम बीइंग मुस्लिम जो है ना, हम उसको रिलेट करते हैं। जब हम नमाज में, सजदे में, रुकू में जाते हैं, तो हम उन चीज़ों के साथ भी करते हैं। जैसे कि हम एक बात करते हैं सन सैल्यूटेशन की, जिसको इंडियंस कहते हैं बिकॉज ओरिजिनेटेड हुआ है ये इंडिया से, तो उसको वो कहते हैं सूरज नमस्कार, एंड वी कॉल इट लाइक सन सैल्यूटेशन। वी डोंट बिकॉज वी आर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स, ठीक है, तो वी डोंट डू दैट। लेकिन जो पोस्चर्स हैं आपके, जो ट्रिक्स हैं आपकी, वो जितना भी है, जो जो चीज़ें वो करते रहे हैं, तो वो फिर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुई है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चला कि योगा के बेनिफिट्स क्या हैं, स्टार्ट हुआ ब्यूटी से कि भाई आपको योगा जो करता है वो सारी ज़िंदगी यंग रहता है, जवान रहता है। तो फिर लोगों में एक ट्रेंड आया कि भाई अच्छा ठीक है, क्योंकि उसमें आपके फेस की एक्सरसाइजेज हैं, आपके बॉडी की एक्सरसाइजेज हैं, उसके अलावा जो आपका डाइजेशन का यानी हाजमे का भी कोई मसला हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अब लोगों को पता चला है, ठीक है, कि हर तरह की ट्रेनिंग में, इवन जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो योगा आपको हेल्प करता है। बड़ी मजेदार डिस्कशन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, वो करके एक छोटा सा डेमो दिखाया। पहले ब्यूटी के लिए करते थे, तो आप भी अगर पहले कर लेती ना तो मैं तो फायदा हो जाता, ब्यूटीफाई हो जाती और मेरी ब्यूटिफिकेशन में इजाफा हो जाता नाज़रीन। लेकिन अब चूंकि अब प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा हो जाए, सही है। तो तमीना, फिर अब आप इन दोनों हमारे जवानों को, एंकर्स को जो है सिखाएं कुछ, और कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएं ना। हम देखते जी। चलें, अब हम योगा की कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो आपने करनी है। और उससे पहले ज़रूरी है जूते उतारना, क्योंकि योगा जो है नंगे पाँव या बेयर फुट जिसको आप कहते हैं, उसमें आपकी बॉडी का बैलेंस रहता है, आपकी एक मतलब उसमें सॉलिड आप रहते हैं। तो इसलिए यू हैव टू रिमूव, सॉक्स भी उतार देंगे और शूज़ भी उतार देंगे। अच्छा, पहले आप आएँ, पहले हम करेंगे रिवर्स ब्रिज। यू नो हाउ टू डू इट, ठीक है। सो एक एक करके हम रिवर्स ब्रिज करेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि इसका मकसद क्या है। वेरी गुड, ठीक है। अब इस पोस्चर में ये यूजुअली होल्ड करके रखना होता है। योगा के अंदर होता है कि आपने कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना होता है, और इस तरह से आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। लेकिन अब इसमें पूरी की पूरी बॉडी जो है आपकी स्ट्रेंथन भी हो रही है, स्ट्रेच भी हो रहा है, ठीक है, और इट वर्क्स, ठीक है। ओके, कितनी देर हम होल्ड करेंगे? 10 मिनट्स? 10 सेकंड नहीं, ओके, ठीक है, जस्ट रिलैक्स, ठीक है। लेकिन ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। अब आप छोटे हो, ठीक है, तो इस इजी है, लेकिन एक बड़े बंदे के लिए जो 15, 20 साल, 25 साल का होगा, तो उसके लिए इट विल टेक टाइम। ओके, जस्ट रिलैक्स। भाई जबरदस्त, गुड गुड, गोइंग गुड। अच्छा, आपको मैं कहूंगी कि आप एक और पोस्चर ट्राई करें, ठीक है। आप बिल्कुल सीधा पेट के बल लेटेंगे, बिल्कुल सीधा, शाबाश शाबाश, जी, बिल्कुल पेट के बल, जैसे आप बैठे यहाँ पे। अब आप बिल्कुल सीधे लेग पीछे स्प्रेड करें, बिल्कुल नीचे लेट जाए।
ओके, अब इसमें क्या करना है कि आपने हाथ रखने हैं, नीचे सर रखें, ये आपने हाथ रखे दोनों, ठीक है, सर भी नीचे। अब आपने अपने पंजों पे और हाथों पे अपनी पूरी बॉडी को उठाना है। अच्छा, ये कैसे? ओके, पाँव रखें, उठाएं अपनी बॉडी को लेफ्ट, हाथों के जोर पे, और वो पाँव अपने टोज नीचे रखें, टोज नीचे रखें। अब उठाएं, लिफ्ट योर बॉडी अप, पूरी की पूरी आप, नीज भी नीचे नहीं लगेंगे। शाबाश इसाक, शाबाश। ये जरा मुश्किल है, प्लैंक है ना। शाबाश 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 शाबाश। पुशअप्स किए हैं, ओके, आप नीचे लेटे, ठीक है। अब एक ही वन गो में पूरी बॉडी उठानी है आपने, ये फिर दोबारा करें, गुड, बेटर। अच्छा, अब इसमें ये जो कर्व है आपकी बॉडी का, ये कर्व आपने नहीं देना, ठीक है। अब straight, इसमें बेसिकली आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है और आपकी कोर की स्ट्रेंथ है। कोर किसको कहते हैं? ओके, कोर का मकसद ये होता है कि आपका पेट, आपकी लोअर बैक, ठीक है, ये सारा का सारा हम कहते हैं अपार्ट फ्रॉम के ओब्लिक्स, ये वो, इसमें कोर की स्ट्रेंथ है। अपर बॉडी की बहुत स्ट्रेंथ है। कोर स्ट्रांग होगा तो आप हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हर तरह का काम कर सकते हैं। आपको बैक किक के इश्यूज नहीं होंगे, यानी बैक का इशू नहीं। अब ये, इसको हम कहते हैं आम जबान में हैंड रिलीज पुशअप। ओके, रिलैक्स, आज के लिए बहुत हो गया, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बतानी है, यू विल स्टैंड अप, यू ओके, ठीक है। अब जैसे आपके लिए इजी होगा, ठीक है, आपने हाथ शुरू हो गए ऊपर किए, बिल्कुल स्ट्रेट, पाँव बेशक जोड़ ले, बेशक यूं कर ले, एंड नाउ यू गोना टच योर टोस लाइक दिस, गुड, होल्ड इट। ओह, आई एम सपोज्ड टू। ओके, ये बेसिकली आपका फॉरवर्ड बेंड है, ठीक है, स्ट्रेच करता है लोअर बैक को, आपके पट्टों को, ठीक है। वेरी बेसिक एक्सरसाइज जो कि आप जिम में भी अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आप करेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट रखना है। ट्विस्ट क्या रखना है हमने? वी गोना क्रॉस द फीट लाइक दिस, ठीक है। स्प्रेड योर हैंड्स, हाथ ऊपर करो, अब नीचे पाँव लगाओ, पाँव दोनों इकट्ठे लाइक दिस, यस। ये मुश्किल है ये ट्विस्ट करके, हाँ, पाँव अलग करके। अच्छा, अब इसमें ट्रिक किया है, क्यों हम ये थोड़ा यूं हो रहे हैं, वही जो मैं बात कर रही थी, फोकस। एक्सरसाइज यानी योगा एक्सरसाइज करने से पहले आपका माइंड, अब आपने अपने दोनों लेग्स के साथ ये आपने किया और आपने कहना है, ठीक है, कि आई एम जस्ट गोइंग डाउन, यू विल नेवर एवर स्प्रेड, ठीक है। आप कभी भी शेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक माइंड कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। गुड, हाउ डू यू फील? आई फील मोर बेटर, बेटर, मोर बेटर, वेरी गुड इसाक, शाबाश। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच, यस, स्ट्रेचिंग एंड इस एक्सरसाइज इज वेल, इट डिपेंड्स, ठीक है, कि आप कितनी देर के लिए पोस्चर को होल्ड करते हैं। अच्छा, ट्री पोज आता है, ट्री पोज, दरख्त बनते हैं ना टैबलोज में। जैसे अभी मैंने कहा था कि लेग एक उठा के खड़े हो, लाइक एक पाँव ऊपर करके ऐसे, एंड देन यू विल होल्ड इट लाइक दिस, ओके। अब मैं चाहती हूँ आप दोनों इधर आए, चलो भाई, शाबाश, शाबाश, दोनों की फटीक बढ़ गई है। ऐसे, ठीक है, ऐसे, इधर, ठीक है। अब दो दरख्त हैं दोनों जो हैं, देखते हैं कितनी देर होल्ड करते हैं, ठीक है। हाथ अप, शाबाश, इलॉन इसको मस्क कहते और हैं ट्री मार्क पोज, ज़करबर्ग, ठीक है। फोकस रखना है। अच्छा, फोकस आप सामने कोई भी जगह है, कोई चेयर है, कोई वॉल है, कोई भी चीज ऐसी है, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने फोकस, माइंड को बिल्कुल फोकस करना है, तो आप कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं और गिरेंगे नहीं। कोई एक चीज अपने सामने जो है ना, उसको फोकस करना है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ, एक तो माइंड की स्ट्रेंथ है, एक स्ट्रेंथ आ रही है यहाँ से, पेट से, कोर से आ रही है। You're gonna make me fall because you're shaking so much. That's okay. लेकिन जब आप एक दूसरे को भी देखते हो I'm तो कभी gonna आप push you. Okay, focus, focus. वेरी गुड, वेरी गुड, फोकस। It's okay. I'm gonna do it on this foot because this foot is more better. कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप ये जो भी, ये भी जो आप बात कह रहे हो ना कि I'm gonna एक लेग push you. में, I'm gonna push you. अच्छा, एक लेग में स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम अगर राइट हैंडेड है ना, तो हमारे राइट आर्म में और राइट लेग में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो बैलेंस भी कर लेते हैं। दूसरे पे जो जाएंगे तो फिर हम ये करेंगे। तो इसको भी योगा ट्रेन करता है, ठीक है, कि बॉडी में, यानी वो जो काम कहते हैं ना, कि दोनों लेग्स में, दोनों आर्म्स में, पूरी बॉडी में। I'm gonna fall my own. ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, ठीक है, गुड, Why are you Very good. singing? Don't sing. The singing. जब तक फोकस नहीं करेंगे तो होगा नहीं। फोकस सिंगिंग डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना अजनैन को। ओके, दैट्स इनफ।
That's enough, ठीक है, चलो बैठे, आ जाए वापस। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चले ये बड़ा मजे का था, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू तहमीना, आपने बड़ा अच्छा सिखाया इन बच्चों को और हमें भी सिखा दिया। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें। अभी मैं ये सोच रही थी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम छोटे होते अगर ये शुरू करते तो हम कर लेते और हमारी बॉडी स्ट्रेंथ डेवलप कर लेती। अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। प्लैंक जो आप उससे करा रही थी, वो जो पंजों पे करके अपनी बॉडी और कोर को उठाना, वो प्लैंक तो हम 10 सेकंड करके गिर जाते हैं। हम नहीं, ये मैं तो फिर भी कर लेता हूँ, ये 15 सेकंड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, कम से कम मिनट भर तो कर ही लूंगा। मिनट वो मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन ये कि वो आपको वो फीलिंग आने शुरू हो जाती है कि जैसे अब बॉडी कोलैप्स कर रही है। तो यही तो है आपका टाइम से शुरू करना चाहिए। अच्छा, अब एक्सरसाइज आपका शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जब हम वापस आएंगे तो ये हमने सेहत तो बना ली, बिल्कुल, अब इसको इस्तेमाल कहाँ करना है ये हम आपको बताएंगे। मैदानों में इस्तेमाल होगा और बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम योगा कर रहे थे और अब हमने आपको बताना है कि क्या बताना है कि अभी आपने अपनी बॉडी को फिट कर लिया तो वो इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। हमारे साथ हैं नौरीना शम्स, पाकिस्तान की मारूफ स्क्वॉश प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अब तो आपको एक और मुबारकबाद भी दे दें कि नूरैना शम्स फाउंडेशन हैज आल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड। वो कहते हैं ना सिंस 1937, तो सिंस 2023। लेकिन आई वुड से सिंस आई बीन वर्किंग ऑन दीज थिंग्स फ्रॉम द पास्ट 10 years। मतलब जब से मैं बस इस पे काम ही कर रही हूँ। व्हेनेवर आई यूज्ड टू बी लाइक स्टेडियम जाती थी, किसी बच्चे को कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, एंड यू हैव सीन माई वर्क मोस्टली ऑन सोशल मीडिया कि आई सिट विद द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड सारा कुछ, क्योंकि आपके मिनिस्टर्स चेंज हो जाते हैं, हुकूमतें चेंज हो जाती है, एथलीट्स तो ही रहते हैं। एथलीट्स वही रहते हैं, बिल्कुल। तो उनको प्रूव कराना कि यार मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो लाइक आई मीन आई एम हैप्पी दैट आई एम वन ऑफ द सोर्स जहाँ से डोनर्स बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत सपोर्ट देते हैं। सो देन आई थॉट कि मैं इसको अकेले अब नहीं कर सकती, बिकॉज हर हफ्ते हर दूसरे तीसरे दिन मुझे एक अपील आ रही होती थी कि बाजी मेरे पास रैकेट नहीं है, किसी के पास आने जाने का खर्चा नहीं होता था। मतलब आई स्टिल रिमेंबर पीपल इंट्रोड्यूस मी इन कयूम स्टेडियम के आधा स्टेडियम आपका ये पालती है। वाह। कि आपके शूज गायब होते हैं तो नूरीना के पास जाओ, आपके गेयर नहीं होता तो नूरीना के पास जाओ, आपके घर का किराया नहीं होता। अक्सर इट मेक्स मी फील वेरी गुड। The solution to all problems. Yeah, they come to me, but at the same time it makes me feel very sad as well कि आपके funds पड़े हुए, आपका सब कुछ पड़ा हुआ है, so why are you coming to me? Why the public has to do it? नहीं तो अब आपको तो निगरान हुकूमत में शामिल होना चाहिए था। वहाब रियाज पंजाब के मसीर खेल में तो होना चाहिए था इनको। Okay, this is interesting, but I was in the suggestions. अच्छा। I basically myself said कि no, I want to focus on my career. This is not my time because मेरी ये एज नहीं आएगी। बाद में शायद वो सारी चीज़ें आ जाए, लेकिन ये जो मेरे 5-6 साल है जो बहुत ज़रूरी है मेरे करियर के लिए, ये फिर नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात है ये लेकिन करियर भी आपका एक इशू से 2-4 हुआ पिछले दिनों। जब हमने वो देखा कि आपने लिखा हुआ था ट्वीट, तो उस पर भी हम करेंगे बात, लेकिन इसहाक और हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम बेसिकली रोज़ कर ये रहे हैं कि मुख्तलिफ करियर्स से इनकी शनासाई करवा रहे हैं और ये सवाल करते हैं कि कैसे वो करियर चूज़ किया जा सकता है। अच्छा। तो अब आज आपने इनको सिखाना है कि कैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन बना जा सकता है और उसके लिए कितनी कमिटमेंट, कितना हार्ड वर्क, कितनी मेहनत चाहिए। ये इसहाक और ये हसनैन सवालात आप करेंगे, हम बस बैठ कर देखेंगे। मैम आई बिलीव कि अगर कोई भी जॉब किसी को करनी है तो कमिटमेंट और ये चीज़ें चाहिए होती है, बट वो नेचुरली आ जाती है जब पैशन होता है। तो व्हाई डिड यू चूज स्क्वॉश? बिकॉज देयर आर मेनी गेम्स लाइक स्क्वॉश। कुछ गेम्स लाइक स्क्वॉश हैं और कुछ गेम्स स्क्वॉश की तरह हैं, बट दे आर डिफरेंट अ लिटिल बिट। लाइक फॉर एग्जांपल टेनिस इज जस्ट लाइक स्क्वॉश बट विद 2 players. देयर इज पिंग पोंग, देयर इज सम अदर गेम्स दैट आर लाइक स्क्वॉश। जिसमें रैकेट और बॉल की इन्वॉल्वमेंट है। जी, जिनके अंदर रैकेट और बॉल की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो स्पेसिफिक करियर, वो स्पेसिफिक स्क्वॉश गेम क्यों? जैसे मैं आप लोग की तरह बची थी तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो स्क्वॉश जो है वो पेशावर में फ्री है, तो आप कोई भी जा सकते हैं, कोई भी खेल सकते हैं। टेनिस के लिए आपको भी जो जैसे मैंने बोला ना, बहुत हाई लेवल किसी जिम खाना, किसी बड़े से क्लब, एलीट क्लब में आपकी मेंबरशिप चाहिए।
आपको ये कोर्स हर जगह नहीं मिलते। स्क्वाश उसके बरअक्स जो है आपके पास मुहिबुल्लाह स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है जो पीएसबी की साइड से है, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के जो स्टेडियम रहीम स्टेडियम में एक जगह है कमर जमान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स, वो भी फ्री है। फिर आपका पाकिस्तान एयरफोर्स वाला जो है वो भी फ्री है। अच्छा। और आपको सारे बच्चे जो है ऐसे ऐसे एक बैकग्राउंड से नजर आते हैं जिनके अब्बा शायद कबाब बेच रहे हो, कोई चौकीदार का बच्चा होता है। सो एक्सेसिबिलिटी मेरे लिए बहुत आसान थी। स्क्वाश से पहले मेरा क्रिकेट था क्योंकि उसका मैदान खाली था। तो आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं ये बता दूं कि फुटबॉल, क्रिकेट और स्क्वाश पाकिस्तान में इसलिए आगे जा रहा है क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। आप बल्ला कहीं भी उठा सकते हैं, आप बॉल कहीं भी उठा सकते हैं, आप खेल सकते हैं। और स्पेशली स्क्वाश का पेशावर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है कि पेशावर में 36 से ज़्यादा कोर्ट्स है। लेकिन लड़की, अब वो मैं चाहती हूँ आप इनको बताएं कि लड़की है, पेशावर की एक मुआशरे में रह रही है, ठीक है, बहुत मरतबा पेशावरी जो है वो सपोर्ट भी अपनी बच्चियों को बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोशल वो चीजें होती हैं कि जिसमें बच्चियों को ख्याल करने का वो कहते हैं और फिर वो कहते हैं कि तुम कैसे करोगी, ये बाहर वाले क्या कहेंगे, इवन इफ द फैमिली इज सपोर्टिंग यू तो द सोसाइटी इजंट। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि मेरी कज़न है जो बाजोड़ एजेंसी में 10 साल या 7 साल वो ऑल बॉयज स्कूल गई, लड़कियों का स्कूल नहीं था, तो वो लड़कों के स्कूल जाती थी लेकिन उसने कभी बाल नहीं काटे। उसने कहा कि हुकूमत मुझे स्कूल नहीं देती तो मैं क्या करूं, मैं लड़कों के स्कूल जाऊंगी। तो सारे तो उसको टीचर्स वगैरह ने आने दिया तो वो अभी शी इज़ द फर्स्ट एवर, अपने गांव की फर्स्ट एवर साइकोलॉजिस्ट है। फिर उसी तरह हमारे दीर में एक और डॉक्टर थी जिनको अपने बेटी को छुपाना पड़ा। वो कहती थी कि ये मेरा बेटा है, सिक्योरिटी उससे। तो उसी तरह फिर मेरी भी इस तरह स्टोरी है कि मुझे फिर लड़कों की एकेडमी जाना पड़ा क्योंकि 13 साल की उम्र में मुझे नहीं पता था कि पेशावर में लड़कियों की एकेडमी किधर है। अब मुझे पता है, अब मैं सबके लिए बना रही होती हूँ कि जाओ, और अब मैं फिर से क्रिकेट खेल रही हूँ कुछ एकेडमीज में, एंड दे आर वेरी हैप्पी टू हैव मी, ठीक है। लेकिन वही वाली बात आती है कि लड़कियों के लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल अभी भी है, और आई मीन दैट्स माई रोल एंड दैट्स द रोल ऑफ माई ओन फाउंडेशन एज वेल, कि मैं लड़कियों के लिए और भी रास्ते खोलूँ। क्योंकि मुझसे पहले जो स्क्वाश में बच्चे आते थे जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं होते थे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब मुझसे पहले बहुत ज़्यादा लड़कियाँ थी, काला खान, सादिया गुल, मारिया तूर, कोमल खान, इन सब ने बहुत अच्छा नाम बनाया। लेकिन उनका एक ये था कि उनके अब्बा उनके साथ होते थे। अब मैं वो इंसान, मैं अपने अब्बा को तो नहीं ला सकती थी, मैं अपनी अम्मी को नहीं ला सकती थी, तो मेरा हमेशा एम ये होता था कि मुझ जैसे बच्चे कि कल को ऑफिसर के सामने खड़े हो तो वो कैसे बोलेंगे कि यार मुझे कोट चाहिए, मुझे कोट चाहिए और मुझे उसके साथ पैसे भी चाहिए। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि पहले स्क्वाश कोर्ट ऐसे वीरान पड़ा होता था लड़कियों के साइड वाला, अभी मुझे बारी 7 बजे तक मेरी बारी आती नहीं है क्योंकि इतनी लड़कियां होती है। जबरदस्त। सो आई फील वेरी गुड कि एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को ये भी बताएं आप कि एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए प्रोफेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कितनी कमिटमेंट चाहिए, कितना हार्डवर्क चाहिए और कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए? देखिए, वही इन्होंने पैशन की बात खुद की। आपको कभी मदरसे में, आपको कभी स्कूल में इतना कमिटमेंट वाला बच्चा नज़र नहीं आता जितना आपको एक स्पोर्ट्स में नज़र आता है। एक तो ये कि आपका एंडोर्फिन रिलीज़ हो जाता है खुद ही, ठीक है। तो 7 बजे आप अगर किसी बच्चे को बोले या 6 बजे आप बोले कि सुबह मुझे ग्राउंड में आप चाहिए, ठीक है, तो मदरसे वालों को या स्कूल वालों को शायद माँ बाप मारे कि उठो चलो, सही है। लेकिन स्क्वाश वालों को और वो जो दूसरे बच्चे होते हैं वो 6 बजे माँ बाप से पहले उठे होते हैं कि मैंने ग्राउंड जाना है। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होती है, उनको वो थ्रिल नज़र आ रहा होता है, उनका एंडोर्फिन रिलीज होता है, लीडरशिप स्किल्स उनमें आ जाती है, बाउंस बैक उसमें आ जाता है, वो ज़िंदगी से नहीं डरते। तो कितने घंटे एक दिन वो में? डिपेंड करता है आपकी गेम पे। अब हमारा स्क्वाश है, ठीक है, जितना आप आगे जा रहे होते हो आपको अपना स्किल डेवलप करना होता है। मेरे लिए 3 घंटे या से 4 घंटे सुबह की ट्रेनिंग होती है, वो मिक्स होता है, ठीक है, वो फिटनेस में हो गया, सोलो हो गया, फिर उसके बाद किसी के साथ गेम खेली, ट्रेनर के साथ कुछ ड्रिल्स कर लिए, फिर शाम को 2-3 घंटे और गेम्स हो गए। तो कुल मिला के इस तरह के 7 घंटे हो जाते हैं। लेकिन आपकी रिकवरी बहुत उसकी ज़रूरी होती है, लेकिन वो तब की बात होती है जब आप प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच जाते हो। लेकिन उसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है, शायद पैसों में ज़्यादा नहीं होता होगा, लेकिन इन टर्म्स क्योंकि आप बाहर
बाहर जाते हो तो आपको लोग पहचानते हैं, आपकी इज्जत होती है। और दूसरा रिवॉर्ड आपको मैं ये बता सकती हूँ कि आप ज़िंदगी में कहीं भी किसी चीज़ में फंस जाए, आपको बाउंस बैक का जो स्किल होता है ना कि बस ठीक है, गेम बताती है मैं गिर हारने गई, के ठीक बाद है, उठना। हाँ मैंने उठना है, सही है। क्या हुआ अगर आज मैं ये गेम हार गई, क्या हुआ अगर ये सारी चीजें हो गई, एक मैच में हार गई, अगले साल में फिर आ जाऊंगी। ये बहुत सारी चीजें जो है ये दूसरे सेक्टर्स में या दूसरी चीजों में बच्चों को नजर नहीं आती। अच्छा इसाक कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? वैसे अगर देखा जाए तो फिर सर नहीं मैडम, लेकिन वो सारी है, बस ठीक है, उनको सारी समझो बेटा। पेशावर में जैसे वो खेलती हैं वो सारी है। डिफरेंट स्पोर्ट्स में ना टाइम लगता है ना। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में ना सालों या फिर डेकेड्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर स्क्वॉश में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। अगर सोचो कि कोई ना लर्न करना चाहता है स्क्वॉश, तो फिर उसको कितना टाइम लगेगा सारी चीज़ों को मास्टर करने के लिए। आपको पता है क्रिकेट से ज़्यादा स्क्वॉश में टाइम लगता है। वो खैर मशहूर नहीं है, लेकिन क्रिकेट से ज़्यादा स्क्वॉश में टाइम लगता है, क्योंकि आपकी गेम लेवल जितना आप आगे जा रहे होते हो ना, तो आपको सीखना पड़ता है। आपका एक तो स्क्वॉश फास्ट गेम है, आपकी जो क्रिकेट की बॉल है ना वो 157 माइल पर आवर आती है मेरे ख्याल से, या 174 इस तरह का कुछ है। स्क्वॉश जो है ना वो 275 आती है। तो उसके लिए आपको रिफ्लेक्सेस पे काम करना, ठीक है। एरिया छोटा होता है शायद, एरिया छोटा भी होता है, बॉल रबर की होती है, ठीक है। हमें हार्ट रेट एटलीस्ट 181 पे हमारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। कभी कभी 171 तक हम पहुंच जाते हैं। तो उस लेवल तक अपने आप को पहुंचाना, फिर आपको फिजिकली दूसरे एथलीट्स जैसे कि इजिप्शियन प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, कुछ आपके पास बहुत स्लो भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपका स्क्वॉश जो है वो एक ग्लोबल स्पोर्ट है। आपको मेक्सिको से प्लेयर्स नज़र आते हैं, आपको मॉरिशस से प्लेयर्स नज़र आते हैं, आपको कोलंबिया से प्लेयर्स नज़र आते हैं। आप क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट ग्लोबल तो नहीं है, हाँ बिल्कुल, हाँ उस तरह का नहीं है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया से प्लेयर है, आपको पता है इंग्लैंड से प्लेयर है, लेकिन हमें पता है कि पता नहीं अब कल को युगांडा से भी प्लेयर आ गया, कहीं से भी आ जाएगा, ठीक है, कहीं से भी आ जाए। आपको उसके लिए फिर मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो फिर हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो हम आप जैसे जूनियर प्लेयर्स के साथ भी हम खेल लेते हैं कि हमें आदत हो जाए कि कल को हमारे पास अगर स्लो प्लेयर आ गया, कल को हमारे पास डिफरेंट स्किल वाला बंदा आ गया, कल हमारे पास कोई बहुत फास्ट और इंटरेस्टिंगली लड़का लड़की एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। स्क्वॉश में ये नहीं है कि आप मतलब सिर्फ लड़कियां आपस में, टेनिस में मिक्स डबल्स भी होते हैं। हाँ। लेकिन हम जब ट्रेनिंग करते हैं पेशावर में तो क्लब में लड़का लड़की साथ ही खड़े होते हैं कि ताकि हमें आदत हो जाए। स्क्वॉश में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि लड़का है ये लड़की है। तो बच्चों और आप लोगों के सवाल हैं कोई, या हम करें? देखा जाए इस सवाल का मुझे न्यूट्रल आंसर नहीं चाहिए। हर एक चीज़ के अंदर किसी चीज़ को सक्सेसफुल या किसी चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने के लिए या परफेक्शन को अचीव करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, या तो टैलेंट या तो हार्ड वर्क। आप किसके अंदर ज़्यादा बिलीव रखती हैं? हार्ड वर्क। आपका टैलेंट अगर सो गया तो फिर उसके बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका हार्ड वर्क ही आपको आगे लेके जा सकता है। अगर आप टैलेंटेड हो और आप सोच रहे हो कि बस ठीक है मैं कल परसों मैच खेलने जाऊं, और आपने ना अपने हैमस्ट्रिंग पे काम किया है, ना आपने अपने काफ मसल्स पे काम किया, और आप सोचते हैं कि बस ठीक है मैं जाऊंगा और भागूंगा, और जैसे आपकी जो इंस्ट्रक्टर है आपने आपको मेंटली आपको प्रिपेयर किया, कभी कभी आपको कोर्ट के अंदर एंजाइटी अटैक्स भी आ जाते हैं। तो फिर आप उसका क्या करोगे? मेंटल टफनेस कितनी अहम है? मेंटल टफनेस फिजिकल टफनेस से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। एक मेरा जो फाउंडेशन का सबसे अहम जो वो मैं कहूँगी कि मेरा एम ये है, जो मैं बैंक ऑफ खैबर के साथ भी कर रही हूँ, जो मैं केपी गवर्नमेंट के साथ भी कर रही हूँ, ये जो मेंटल थेरेपी है ये हमारे एथलीट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो सोशल वो है पाकिस्तान का, इट्स वेरी डिफरेंट टू अदर कंट्रीज़। हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। हम जो है हम एथलीट्स पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डालते हैं। हमें पैसों का स्ट्रेस होता है, हमें परफॉर्मेंस का स्ट्रेस होता है, हमारा जीतने का स्ट्रेस होता है। हमारा कभी मैंने प्लेयर्स को एंजॉय करते हुए नहीं देखा। हमें मीडिया से भी स्ट्रेस होता है कि हमेशा, जैसे कि मैंने ट्वीट की और आगे से 1000 सुनने को मिला कि ना जाओ ना, लाइक वही वाली बात है। तो बाय द एंड ऑफ द डे आपको वो सारा कुछ ब्लॉक आउट करके आपको खेलना होगा। तो थ्रू माई फाउंडेशन आई बिलीव दैट आई वॉन्ट टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन दैट एरिया,
क्योंकि मुझे लगता है एज पर माई कम्युनिकेशन विद मैनी एथलीट्स इन पाकिस्तान, एटलीस्ट 80% ऑफ देम आर मेंटली नॉट दैट वेल। वो बेचारे फिजिकली चल रहे हैं। और क्विकली उस बात का भी जरा बताइए थोड़ा सा कि जब नहीं जा सकती फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से टूर्नामेंट मिस हो गया, तो फिर उसके बाद कहाँ उसके बाद अच्छा वो सिर्फ मैं भी नहीं थी, आई थिंक जितने भी स्क्वॉश प्लेयर्स हैं वो आधे या तो यूके में बैठे हुए या तो यूएस में बैठे हुए। अक्सर उनकी हालत देख के भी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। हम जब नहीं जा पाते तो हमारी पॉइंट्स रिडक्शन होती है। अच्छा। उस पॉइंट्स रिडक्शन में ये होता है कि हमारी रैंकिंग कभी 100 नीचे गिर जाती है, कभी 50 नीचे गिर जाती है, एवरेज नीचे गिर जाता है। तो उसमें फिर ये होता है कि लोग शिकायत बहुत करते हैं कि वी कुडंट मेक इट टू फलाना टूर्नामेंट एंड स्टफ। आप हमारी रैंकिंग हमें उधर तक लेके जाती है। सही। तो अगर मैं नहीं जा पाई तो मेरे साथ 5-6 और भी लड़के नहीं गए। अच्छा। लाइक हमें एक और सबकी रैंकिंग जो है हाँ नहीं, फिलहाल पाकिस्तान की जितने भी प्लेयर्स हैं जो सिर्फ बाहर गए हुए और उधर बैठे हुए घर छोड़ के कहीं पे कोचिंग करा के सिर्फ वही आगे जा रहे हैं, उन बेचारों का भी इतना फाइनेंशियल वो है, क्योंकि आपको हर महीने खेलना है। हाँ। आपको हर महीने दुनिया में हर जगह खेलना है, तो फिर हमारा वीजे का मसला भी हो जाता है। हाँ। हमारा वीजे फी का भी मसला हो जाता है, क्योंकि हमारे वीजा फी भी डबल हो गया है। लॉजिस्टिक्स तो अक्सर स्क्वॉश प्लेयर्स हम हंस रहे होते हैं कि हमें जो है ना किसी के कारपेट पे भी सुला दो, बस हम कर लेंगे। और हम जो कभी कभी हमसे कोई पूछता है कि आप इकोनॉमी में जाते हो बिजनेस में, हमने कहा ये जो जहाज का जो नीचे कारपेट है उस पर बैठा दो, हमें जाना है, भी चले जाएंगे। लेकिन इसमें हार्डवर्क और पैशन भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसके अंदर रिवॉर्ड भी है। बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अभी करनी है अपने स्पोर्ट्स पर। लॉन्ग वे टू गो। बिल्कुल। थैंक यू नोरीना, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और बच्चों आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आपने बड़ा ज़बरदस्त हमारे साथ दिया इस हफ्ते पूरा बेहतरीन तरीके से। थैंक यू। अगली वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सीएसएस का जो इम्तिहान है उसमें कामयाबी के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक लड़की ऐसी है जिसने ये काम किसी भी मदद के बगैर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से कर लिया। ये बच्ची हैं किरण खत्री और थरपारकर की हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली ये पहली बच्ची हैं जिन्होंने ये काम किया है, सीएसएस की तैयारी की और सीएसएस का इम्तिहान दिया इन्होंने और कामयाबी हासिल की। हाँ। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया किरण, आपने वक्त निकाला। मिठी की हिंदू कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि किरण खत्री ने यूट्यूब की मदद से मुकाबले का इम्तिहान की तैयारी की। ये जरा बताएं, यूट्यूब से कौन कर लेता है भाई सीएसएस? जी मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज से तैयारी की थी। आई नेवर जॉइंड एनी एकेडमी, आई प्रिपेयर्ड एट होम। मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज कंसल्ट किए थे, जिसमें इंटरनेट, आपको गूगल, यूट्यूब, ऑनलाइन टीचर्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज थे। इट वाज नॉट सो यूट्यूब, पर सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज थे। अच्छा, तो सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना और किसी एकेडमी में जाना, फ़र्क क्या है? मैंने प्रेफर किया था एकेडमी पे ना जाना। इट वाज सोली माय पर्सनल चॉइस। ये था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। अगर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल रही हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज, लाइक आपको यूट्यूब पे सारे टीचर्स वही मिल रहे हैं दैट आर अवेलेबल ऑन अकेडमीज, और वो भी फ्री में आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे और इंटरनेट पे, तो व्हाई नॉट टू अवेल दोज सर्विसेज एट होम। इसलिए मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज को प्रेफर किया। क्या बात है। यस। लेकिन ये मुश्किल नहीं हुआ? मतलब हर चीज़ आपको समझ आ जाती थी? बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको ज़रूरत होती है कि वो अगला कोई आपको समझाए कि भाई बार-बार सवाल ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं लिखना, आंसर की प्रोडक्शन इस तरह से करनी है, इस सवाल का ये मतलब है। तो समझ जो चीज़ नहीं आती थी फिर क्या करती थी? मैम हर चीज़ आप देखें यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। जो अकेडमीज में पढ़ाते हैं वो सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। इवन आपके जो इवेलुएट करते हैं एसेस वगैरह, वो ऐसे इवेलुएटेड एसेस भी अवेलेबल है, तो आप उनसे आइडिया ले सकते हो कैसे इवेलुएशन, क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं। मतलब आपको सही यूज़ आना चाहिए इन रिसोर्सेज को यूज़ करने का, आपको सही। सही। तो अब मुझे ये बताएं कि एक तो आप पहले मेडिकल के शोबे में थी, तो मेडिकल से सीएसएस की तरफ कैसे आई आप?
देखिए, मैंने मेडिकल मेरा 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने हाउस जॉब स्टार्ट की, दैट एंडेड इन 2020 और 2021 में हाउस जॉब मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने आगे करियर प्लान कर रही थी कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो मैंने मेडिकल में भी पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स पाकिस्तान में भी कुछ दिए थे, और उसके अलावा मैं वर्क कर रही थी टू गो अब्रॉड, कुछ इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स के भी स्टेप्स उन पे भी काम कर रही थी। लेकिन मेरा मोटिव ये था कि मैंने पाकिस्तान में रहना है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ अपने सिबलिंग्स में, तो मुझ पे अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिबलिंग्स भी है। तो इसलिए मैंने पाकिस्तान में रहने को प्रेफर ज़्यादा किया। और पाकिस्तान में रह के इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कंडीशन के डॉक्टर्स आर नॉट गिवन ड्यू रिस्पेक्ट दे आर सपोज टू बी गिवन। और दूसरा ये है कि बहुत सैचुरेशन है मार्केट में डॉक्टर्स की। अरे ये आपको क्यों लगा CSS वालों को तो किरण, ये आपको क्यों लगा? आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स मोर देन एनीबडी एल्स, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग डॉक्टर्स की उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी ड्यू है, बनती है। बस कहीं कहीं वाकयात हो जाते हैं ऐसे जो, और वो हर जगह हो सकते हैं। किरण, ये ना समझिए आप कि आप डॉक्टर हैं तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा, अब ये बताएं कि अब आपकी दो करियर स्ट्रीम्स हैं, एक है मेडिसिन और एक है CSS। अब CSS में आपकी अपॉइंटमेंट और जो आगे एकेडमी का मरहला है वो कौन सा डिपार्टमेंट है, सिलेक्शन आपकी कहाँ हुई है, या आपने कोई सिलेक्ट किया है डिपार्टमेंट? व्हाट आर द प्लान्स फॉर CSS नाउ, आगे के? देखिए, मेरी एलोकेशन हुई है इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। तो आई विल बी डीलिंग विद द टैक्स सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें मेरी एलोकेशन हुई है और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, गुड, यस, ओके। अच्छा, अब जो लोग CSS करना चाह या कोई भी चीज़ ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं, उनको कोई टिप दें कि इस तरह से सीखें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा? क्योंकि होता यह है कि ऑनलाइन सीखने में डिस्ट्रैक्शंस बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा आपको मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं, यू टेंड टू डाइग्रेस फ्रॉम वॉट एवर योर टारगेट इज़। तो आप कैसे अपनी इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि जो काम आपने शुरू किया है ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस के बगैर वो कर सकें? उसके लिए क्या टिप्स देंगी? देखिए, अगर आप पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, आपको विजन अपना क्लियर है कि मैंने ये करना है, गोल आपका क्लियर है, तो कोई डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। पहली बात ये है। और दूसरा ये कि मेरा लोग वैसे डिस्करेज करते हैं सोशल मीडिया से, ये वो। अब मैंने सोशल मीडिया को भी ऐसे सेट किया हुआ था, सारे मेरे स्टडी पेजेस और स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे। तो मैं जब भी सोशल मीडिया, अगर बोर हो के बंदा सोशल मीडिया खोल रहा है, तो हर चीज़ मेरी स्टडी से रिलेटेड ही मेरे सामने आती थी। मतलब आई वाज सराउंडेड बाय स्टडीज ऑल द टाइम्स। कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, हर जगह पे आपको पढ़ाई का मटेरियल मिल रहा है। दिस इज हाउ यू कैन यूज। कितना अच्छा प्रिपरेशन में आपके कितना अरसा वैसे लगा, और कितना टाइम आप पर डे देती थी ये ऑनलाइन अपनी रिसर्च, स्टडिंग और ये सारी चीज़ को? देखिए, मैं जॉब भी साथ में कर रही थी, तो इट टुक मी अराउंड 8 to 9 months टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। और दूसरा ये कि कोई फिक्स आवर्स मेरे स्टडी के नहीं होते थे। जैसे मैंने बताया, ऑल द टाइम स्टडी से रिलेटेड मटेरियल से ही कांटेक्ट में होती थी। व्हेनेवर यू टेक योर मोबाइल फोन, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज सोशल मीडिया, यू आर सराउंडेड बाय ऑल द स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स। और दूसरा ये है कि फॉर्मल स्टडी सेशन करना एज सच में फिक्स आवर्स नहीं होते थे। अगर कभी दिल करता है तो बंदा 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ रहा है, और किसी दिन अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा हो तो आप 5 घंटे 4 घंटे ऐसे पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर फीसिबिलिटी। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बाउंड हो के इतने फिक्स आवर्स आपको इतना पढ़ना है। मैं ऐसे कभी नहीं फॉलो करती थी चीज़ें। लेकिन ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी कि फोकस ज़रूरी है। अगर आपका फोकस होगा तो फिर कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे किरण खजरी हमारे साथ मौजूद। सोशल जो मीडिया है या यूट्यूब है या जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, उनकी मदद से CSS का इम्तिहान, जिसे बड़ा मुश्किल इम्तिहान कहा जाता है, लोग एकेडमीज 3 एकेडमीज ज्वाइन की हुई होती हैं लोगों ने। और अभी जो रिजल्ट आप देखें तो 2% भी कामयाब नहीं हुए उसके अंदर। ये भी एक बड़ा सही है, वैसे ये सही है, इसी तरह होना चाहिए। हाँ। इस एग्जाम का रिजल्ट हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को CSS पास आप मुझ पर ना आए, ठीक है प्लीज, ये ना करें। मतलब मैं नहीं कर सकूंगी ना। अच्छा, ठीक है। मतलब अगर मैं नहीं कर सकूंगी और मैंने कर लिया तो ये इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द कंट्री। तो मैं नहीं कर सकती, ऐसा ही होना चाहिए रिजल्ट कि मैं ना कर सकूं। लेकिन अब जैसे मैंने अपनी बात कर ली, देखिए आपको मैंने कुछ टारगेट दिया। किरण जैसी ऑफिसर्स हैं वो आएंगी आगे तो इंशाल्लाह हमारा निजाम भी बेहतर होगा। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट की। क्रिकेट की दुनिया के जो मामलात हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं, वो बड़े अजीब सी सूरत हाल चल रही थी। नजम सेठी वर्सेस नजम सेठी साहब हमेशा ही किसी ना किसी के वर्सेस होते हैं। कभी वो रवीज राजा साहब के वर्सेस हो जाते हैं, कभी वो ज़का अशरफ साहब के वर्सेस हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि जी मैं अब इस रेस में नहीं हूँ, आई एम विथड्रॉइंग माई सेल्फ फ्रॉम आई डोंट वांट टू बी द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी। जी, लेकिन मामलात और बहुत सारे हैं। अब ये भी बात हो रही है कि हमारा जो एशिया कप जो होना था उसका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ज़का अशरफ साहब। तो अब ये सूरत हाल सारी कहाँ जा रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि हमें फेस करनी पड़ रही हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर एक तकाबली जायज़ा हम ले लें, वो ज़रूरी होता है नाजरीन के लिए, कि नजम सेठी साहब वर्सेस ज़का अशरफ साहब का पिछला जो टेन्योर था, कैसा आपको लगा? किस में ज़्यादा कैपेसिटी कैपेबिलिटी है टू बी ऑन दिस पोजीशन इन पीसीबी? देखिए, एक चीज़ के बारे में तो कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि जब भी नजम सेठी साहब आए हैं, ही सोल्ड पाकिस्तान क्रिकेट डाउन द रिवर। इसमें कोई शक नहीं है। आप उनके एक्शंस देखें, जब इन्होंने बिग 3 का साथ दिया, हम लोगों ने बड़ा इनको कहा कि दिस इज नॉट राइट। अगर आपने बिग 3 में इंडिया का साथ देना है तो यू हैव टू नेगोशिएट समथिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान, व्हिच ही वाजंट एबल टू डू। बहुत उनको वहाँ पे भी जो खिफत उठानी पड़ी एट दैट टाइम। वो तो इस एक्सटेंट पे चले गए कि उन्होंने केस भी कर दिया और $3 मिलियन का नुकसान भी करवा दिया। जहां तक आप ज़का अशरफ साहब की बात करते हैं, उनका टेन्योर देखें। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ वाइट वॉश किया, फिर उस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल थी, इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही थी। सो हिज स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट एट द लोएस्ट लेवल। उन्होंने आर्म फोर्सेस की टीमें बाहर से मंगवाई, स्कूल्स की टीमें बाहर से मंगवाई, आहिस्ता आहिस्ता अपना केस जो है उसको बिल्ड किया टू हैव इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान। और उनके दौर में आई थिंक पहली दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया के दौरे के ऊपर गई। तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया के दौरे के ऊपर गई थी, उन्होंने कुछ ना कुछ तो नेगोशिएट किया होगा कि देयर वाज अ चांस ऑफ अ रिटर्न टू इंडियन टीम का। लेकिन नजम सेठी साहब आड़े आ गए। अगर आज की आप बात करें तो जिस तरह इन्होंने हाइब्रिड मॉडल पेश करके पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत पीछे कर दिया। देखें, ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए किया, क्योंकि इनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि एशिया कप जो है इन्होंने तड़ी भी लगा दी इंडिया को कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया। अब ये जो हाइब्रिड मॉडल इन्होंने पेश किया है, ये बहुत ही खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। वो उसकी वजह यह है कि 2025 में अब इस हाइब्रिड मॉडल का क्या नुकसान होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जी 2025 में आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में, अब वो भी खटाई में पड़ गई। अब आप किस तरह कन्विंस करोगे लोगों को कि आपने एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल मान लिया, अब एशिया कप आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान में होगा, बड़ा मुश्किल होगा। और फिर एट सम स्टेज पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए भी अपने आप को पेश करना था कि पाकिस्तान में वर्ल्ड कप, लेकिन वो भी हम लोगों ने उसको जो है डस्टबिन में फिकवा दिया। सो नुकसान करवा के गए पाकिस्तान क्रिकेटर नजम सेठी साहब, और जाते जाते भी वो रखना डालने की भरपूर कोशिश करके गए। हालांकि उन्होंने कह दिया कि मैं आई डोंट वांट टू बी अ बोन ऑफ कंटेंशन, लेकिन जाते जाते वो अपनी मर्जी का गवर्निंग बोर्ड बना गए। अब ये जो मामला हुआ है कि उन्होंने एक गवर्निंग बॉडी बना दी है, इस गवर्निंग बॉडी के हवाले से लीगल नोटिस भी भेजा है आमिर सोहेल साहब ने, और अब उस लीगल नोटिस या लीगल एक्शन के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि बुनियादी तौर पर अब उसका क्या होगा। और फिर अब जो ज़का अशरफ साहब कहते हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर एशिया कप होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस तरीके से होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर अब हमें सोचना पड़ेगा। और सबसे अहम चीज़ ये कि वाकई अगर हम कहते हैं कि जी एशिया कप हाइब्रिड करवा दो, तो फिर आगे बाकी जो टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में होने थे उनका क्या होगा, वो तो फिर सारे हाइब्रिड पे चले जाएंगे। हमने तो निगोशिएट करना था और क्रिकेट को अपने पास लेकर आना था मुकम्मल तौर पर। बहुत सारी टीमें आ रही थी, वो खेल रही थी,
लेकिन वो बायलैटरल सीरीज थी ना, उसमें सारी दुनिया या मुख्तलिफ टीम्स इन्वॉल्व नहीं थी। तो ये एक है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इशू जिस मामले में जिस टूर्नामेंट में इशू हमारा इंडिया के साथ है, दिस सजेशन या दिस वे आउट ये हाइब्रिड मॉडल का उस सूरत हाल में था। बाकी तो सारे बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हमारे पास नहीं हो सकेंगे कभी भी फिर, क्योंकि सब में इंडिया होता है। तो एक्चुअली तो आपको सॉल्व कुछ और करना है, ये तो प्रॉब्लम वो तो इंडिया सॉल्व नहीं कर रहा ना। आप तो फड्डा उसका है, बस फिर आपको भी मेरा ख्याल है स्टैंड लेना है, आप मत जाएं, आप विड्रॉ कर दें। आमिर साहब, अब ये जो गवर्निंग बॉडी बनाई है, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, और आपने जो लीगल नोटिस सर्व किया है ये क्या कहता है? देखिए, लीगल नोटिस मैंने इसलिए सर्व किया था अंडरस्टैंडिंग नजम सेठी साहब कि इन्होंने कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करना है, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के पास इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, एशिया कप वाला, और उसके बाद आने वाली क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कोई भी डिसेंट ह्यूमन बीइंग होगा, वो अगले अगर वो सिंसियर टू द कंट्री है, लॉयल टू द कंट्री, वो अगले आने वाले के लिए बड़ी आसानियां पैदा करके जाएगा कि ये स्मूथ सेलिंग हो, वो रोड़े नहीं अटकाएगा। बट नोइंग नजम सेठी साहब, उन्होंने कुछ ना कुछ करना था, अपने लोगों को उन्होंने नवाजना था जो उनके लॉयल रहे हैं, और उनके लिए वो आगे भी चल के क्रिकेट बोर्ड में दूसरे आने वाले के लिए परेशानियां पैदा करें। बट उन्होंने कर दिया, लेकिन इट इज बीइंग सॉर्टेड आउट बाय द इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने नया जो है वो गवर्निंग बोर्ड बना दिया, जो उनके मन पसंदीदा थे उनको हटा दिया, क्योंकि वो उनकी स्टैंडिंग नहीं बन रही थी अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन हैविंग सेड दैट, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम नजम सेठी साहब, और उनके जो हवारी हैं ये कल कोर्ट में चले जाएं, स्टे ले लें, क्योंकि कुछ ना कुछ मीठा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन में है, जो नजम सेठी साहब को जो है वो चैन नहीं लेने देता। अब हमने ये भी देखा है कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है वो पैरेलल फेडरेशन बन जाती हैं। फुटबॉल फेडरेशन में यही हुआ था, वो फिर उनकी कमेटी आ गई, वो फिर हम बैन भी हो गए। हमारे साथ मसाइल इस तरह के अगर होंगे तो ये हमारी क्रिकेट के लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है आगे। देखिए, इस वक्त जो है आपको यूनिटी दिखानी है, क्योंकि देखें आपको एक दफा फिर इंडिया ने पछाड़ दिया क्रिकेट के मैदान में। जो आपने क्लेम किए थे हम नहीं आएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आपके पास गोल्डन मौका था कि आप इंडिया को टेबल के ऊपर बिठाते, और उसके तरीकेकार मौजूद थे, लेकिन ये नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि वो बस लोगों को, देखिए जिस तरह वो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसी तरह वो अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इधर से बात सुन के वो आके उसको जो खबर बना के पेश कर देते हैं। इधर भी उन्होंने यही ड्रामा करने की कोशिश की कि भाई देखो हमारी कितनी बड़ी जीत होगी, लेकिन नहीं सर, अब आप उनकी चिड़िया पे कमेंट कर रहे हैं प्लीज। चिड़िया, आमिर साहब, चिड़िया इज नॉट बिटवीन अस, वो चिड़िया जवाब भी नहीं दे सकती। आमिर साहब, आप चिड़िया पे आ गए हैं, मेरा ख्याल है जस्ट प्लीज स्टिक टू नजम सेठी साहब, डू नॉट कमेंट ऑन चिड़िया। देखिए, चिड़िया नाराज हो जाएगी। चिड़िया भी तो ट्वीटरिंग करती है ना, चिड़िया और परिंदे तो करते ही है ना। चले, लेट्स स्टिक टू क्रिकेट। ओके सर, चिड़िया चहचहानी चाहिए, और चिड़िया जो है वो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, तो आपकी चिड़िया को अब रोकेंगे नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ज़का अशरफ साहब कहते हैं कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जो हाइब्रिड मॉडल है, तो अब हमारे पास क्या सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन क्या है हमारे पास, और फिर अब ये किस तरह होगा? देखिए, जिस कॉन्टेस्ट में बात की है कि ये एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं बनता कि आपकी क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अब क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शन होना है बाय 28, आपके पास कितना टाइम है? 1 महीना। आप उसमें क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी आपको ये सारा कुछ करने की। आप ब्रॉडकास्टर भी, आपको याद होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट चल रहा था और पाकिस्तान बड़ा फर्म था एक टाइम के ऊपर, अगर आप ना आए तो हम भी नहीं आएंगे, मेरा ख्याल है वो काम कर रहा था, लेकिन डेस्परेशन थी, किसी वो दिखाना था लोगों को कि भाई मैं कुछ कर रहा हूं, तो उसमें उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया। जो ब्रॉडकास्टर था वो पुल आउट करने की उसने धमकी दे दी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा तो हम इसको जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। तो वही ब्रॉडकास्टर जो है वो वर्ल्ड कप का भी है, उसने ऑब्वियसली अपनी गवर्नमेंट के पास जाना था कि भी हमारा तो बहुत नुकसान होगा। देखें, अभी स्काई स्पोर्ट्स का मैच हुआ है, ये एशेज का मैच हुआ है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया।
और स्काई स्पोर्ट्स जो है वो इसको रेव कर रहा है कि हमारी रिकॉर्ड व्यूअरशिप हुई है 2.12 मिलियन लोगों की। यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखते हैं 2.2 बिलियन। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो ब्रॉडकास्टर जो है वो इंडिया का इसलिए बार बार आता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। तो जब पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो वो जितने भी उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं उनको तो नुकसान होगा। तो आपने सारी चीजें आपने क्रिकेट और पॉलिटिक्स को देखना है, लेकिन आप साथ साथ कमर्शियल एस्पेक्ट को जब तक सामने नहीं रखेंगे आप उनको जो है टेबल पे नहीं लेके आ सकते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और वो प्रेशर उन पर हर तरफ से पड़ता है तो वो किसी न किसी तरीके से वो टेबल पर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हम सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और वाकई हमें क्रिकेट का सोचना है, हमें ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट को किस चीज़ में फ़ायदा हो। अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट को किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर वो कहते हैं ना वी शुड पुट आवर फुट डाउन, और हमें बताना चाहिए कि हमारी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और इस तरीके से नहीं हम हर मरतबा लोगों की जो है वो बदमाशियाँ उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बहरहाल अब ज़रा बढ़ते हैं सिंध की तरफ। हाँ, और सिंध में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो ये हुई हैं कि मेयर्स तैनात हो गए हैं। मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स जो हैं वो सामने आए। अब सखर सूबा सिंध का तीसरा बड़ा शहर है जो जोग्राफियाई और तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है और 1923 में बनाया गया मशहूर सखर बैराज भी इसी शहर में वाक़ है। तो हाल ही में बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख साहब जो हैं इस शहर के बिला मुकाबला मेयर मुंतखब हुए हैं। बैरिस्टर साहब के आपके प्लान्स क्या हैं सखर के हवाले से? डेवलपमेंट किस तरह की करना चाह रहे हैं? किस किस किस्म के इनके पास इख्तियारात होंगे? इख्तियारात की मेयर के जो लोग होते हैं मेयर्स, उनकी बड़ी जंग चलती है कि हमें इख्तियारात नहीं होते। तो इनके पास किस किस्म के इख्तियारात होंगे और इनके सखर शहर के लिए और आवाम के लिए प्लान्स क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेयर सखर मौजूद हैं। कानून की डिग्री इन्होंने हासिल की है लिंकन इन से, इन्होंने 12 एटलॉक किया हुआ है और LLM की डिग्री भी जो है वो इन्होंने हासिल करके रखी हुई है। माशाल्लाह। तो जब पढ़े लिखे लोगों का एक तो शमूलियत होना सियासत में, पाकिस्तान की गवर्निंग बॉडीज़ में और जो भी मामलात एडमिनिस्ट्रेशन के चलाने होते हैं वो उसमें होना इज़ जिसको कहते हैं ना कि गुड ओमन, अच्छा शगुन है हमारे मुल्क की सियासत और आवाम के मसाइल के लिए। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख साहब वहाँ के मेयर मुंतखब हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी बैरिस्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल सर। तो मैं ये पूछ रहा था कि सखर शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या है? ज़ाहिर है उसकी एक तारीख़ी हैसियत भी है, उसकी जोग्राफियाई हैसियत भी है। क्या क्या इश्यूज़ ऐसे हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोमिनेंट हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और हमारे पास मेनली जो इश्यूज़ हैं वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में से रिलेटेड हैं और हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स के भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की गाइडेंस में, पॉलिसीज़ में, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और मैं माजी में भी मेयर रहा, हमने काफ़ी काम किए। हेल्थ सिस्टम अगर आप सखर का देखें तो आप उसको इंटरनेशनल कंट्रीज से कंपेयर कर सकते हैं, NICV, DSAUT। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है वो है वेस्ट वाटर की अपग्रेडेशन के लिए। आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि एक अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई, अर्बन फ्लडिंग हुई, एक तबाही, एक कैटास्ट्रॉफी बल्कि आप कह सकते हैं, जिसमें लोगों के घर तबाह हुए। तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मैं समझता हूँ इसकी इमीडिएट अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है। एंड व्हेन आई वाज अ मेयर इन 2016 टिल 2020 तो इसका पूरा एक मास्टर प्लान बनवाया था और लेकिन लिमिटेड फंड्स थे। तो नियर अबाउट 60 करोड़ रुपीज़ से फ़ेज़ 1 उसका कंप्लीट हो गया था। फ़ेज़ 2 फिर मुझे CM साहब का माउने खसूसी किया, हमारे मिनिस्टर नासिर शाह साहब, हम सब ने मिलकर इसका फ़ेज़ 2 बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह कल के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो हमने इसको इमीडिएट टेकअप किया कि 2.3 बिलियन रुपीस का जो फ़ेज़ 2 कम इनिशिएट नहीं हो पाया था वो स्टार्ट हो। लेकिन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली जब आप एग्जीक्यूशन पे जाते हैं तो फ्रॉम एग्जीक्यूशन टिल द कंप्लीशन स्टेज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो बस ये बरसाते हम यही कोशिश है कि हम ऑल्टरनेट अपना रिसोर्स एनर्जी के थ्रू और जो आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं डिसिल्टिंग से रिलेटेड के इस बरसात में अल्लाह ना करे जिस तरह वो पहले बारिश जैसे आप कहते हैं ना वो रहमत और अपना वो अज़ाब वाला सिलसिला, तो बस अल्लाह करे बरसातें जब मानसून में तो रहमत हो, क्योंकि लास्ट टाइम बिल्कुल ऐसे था जैसे कि क़यामत का समय, बिकॉज आई वॉज देयर ऑन द ग्राउंड, लोग परेशान, खाने का बड़ा। तो दैट्स द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कि जिस पे हम फोकस करेंगे। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की प्रोविजन हमने इंश्योर करनी है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये देखा गया
कि आप जो अक्सर इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स बना तो लेते हैं, लेकिन जब उनकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात आती है तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि ये इतने बड़े बड़े बिलियंस ऑफ रुपीस के जो कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास दे डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन सच बोलना चाहिए कि लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर ज़रा कम पाया जाता है। तो जब ये दो कॉम्पोनेंट मिसिंग हो तो किसी भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट की ऑपरेशन मेंटेनेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसको भी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे टेकअप किया है और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि विद इन द पीरियड ऑफ 3 years हम इसको कंप्लीट करें। और जो क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इश्यूज थे, तो वो लास्ट टाइम जब मैं मेयर था तो 11 MGD से 30 MGD हमने इसकी क्वांटिटी को इनहांस किया था, 70% डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड किया था, क्योंकि उसी में से कंटेमिनेशन होती है और अल्टीमेटली गटर का पानी उसमें मिक्स हो जाता है, वो जाता है। लेकिन अभी मैं सुन रहा था पहले तो मैडम ने कहा, शिफा साहबा ने, कि लीगल इशूज़ क्या हैं। जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है वो मैं समझता हूँ कि अगर डिलीवरेंस को इंश्योर करना है तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है लोकल गवर्नमेंट का वो इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम का पूरी दुनिया में आप देखें तो मकसद यही होता है कि जो इश्यूज़ हैं देन एंड देयर सॉल्व हों। बट अगर आप उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अप्रूवल्स पे चले जाते हैं, प्रोसीजर्स पे चले जाते हैं, तो 6-6, 8-8 महीने उसके अंदर आपके लग जाते हैं। तो जो आपका लीगल फ्रेमवर्क है उसको बेहतर होने की ज़रूरत है। बल्कि हमने कल ही अपना तमाम जो सक्खर के अलावा कराची, हैदराबाद और दूसरे सिटीज़, मीरपुर खास, नवाबशाह, लाड़काना, तो हमारी कोशिश यही है कि हम तमाम अर्बन कॉरपोरेशंस के जो मेयर्स हैं वो बैठें, इसके अंदर देखें लीगल लुकुनास कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन सी ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जिनको लाया जाए, जिसके अंदर प्रपोज किया जाए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी हमारी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, बिलावल भुट्टो साहब बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि लोकल बॉडी सिस्टम इफेक्टिव हो। तो वी वांट दैट legislative system should be in support of the local body system to ensure the proper delivery. लुक्स लाइक के इट विल बी, क्योंकि जाहिर है सूबाई हुकूमतें और सूबाई हुकूमत और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अब एक ही पार्टी की हैं। तो हमें भी उम्मीद है इस चीज़ की कि डेवलपमेंट के काम या जो भी लोगों के मसाइल हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हल होंगे और वो जो इख्तियारात के मसाइल थे वो आप लोगों को बतौर मेयर जो हैं वो फेस करने नहीं पड़ेंगे होपफुली। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेयर सक्खर मुंतखब हुए हैं और अब देखते हैं कि ये कितना अपने वादों पर अमल दरामद करते हैं और कितना ये कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहरहाल हम सब जानते हैं कि हमारे निज़ाम से सियासतदानों को अच्छे खासे फेस करने पड़ते हैं। लाहौर से शाहिद चौधरी साहब हैं जी हमारे नुमाइंदे, और वो हमें बताएंगे लाहौर की मवेशी मंडी की सूरत हाल क्या है। जी शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बताइए क्या सूरत हाल है लाहौर की मवेशी मंडी की? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग जो हैं पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हैं और ईद उल अज़हा की जो आमद है इस हवाले से मंडियों के अंदर रश जो है, ख़रीदार जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है और जानवर जो हैं उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इसकी क्या वजह है, इस वक्त हम आपको यहाँ पर सबसे खूबसूरत बैल दिखाएंगे। ये बबलू प्यारा बैल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी कीमत जो है वो 5.5 लाख रुपए मांगी जा रही है। इस हवाले से जो व्यापारी हैं उनके साथ बात करते हैं। सर बताइएगा क्या कीमत मांग रहे हैं और क्या कीमत लग चुकी है? अस्सलाम वालेकुम जी, हम इसका 5.5 लाख मांग रहे हैं और 4 लाख इसका लग चुका है और हम नहीं दे रहे, और इसकी बहुत मेहनत है। हमने इसको बादाम और इस जैसे मेवे जात बहुत मेहनत की है इसको पालने के लिए। तो कीमत ज़्यादा नहीं मांग रहे? नहीं, इसकी मेहनत को देखें और कीमत बहुत कम लग रही है, 4 लाख बहुत कम है जी। आपने यहाँ पर जाना कि बबलू प्यारा जो है इसकी बड़ी धूम है पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी के अंदर, और कीमत 5.5 लाख है, 4 लाख रुपया लग चुकी है, लेकिन अभी तक ये देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ओवरऑल बात करें तो मवेशी मंडी के अंदर जो व्यापारी हैं उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस मरतबा हुकूमत की जानिब से इनको कोई सहूलियात मुहैया नहीं की गई हैं। टेंट जो है उसका भी रेंट दिया जा रहा है, जो लाइट्स लगाई हैं उसका भी रेंट दे रहे हैं, पीने के लिए पानी जो है वो दस्तियाब नहीं है। अपनी मदद आपके तहत जो है लोग पानी का इंतजाम कर रहे हैं, तो इस हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो शहरी खरीदार हैं उनका ये कहना है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। एक आम बैल जो पिछली मरतबा जो है 1 लाख, 1.25 लाख तक मिलता था, वो 2 लाख से ऊपर जो है जा चुका है। एक आम बकरे की कीमत जो है कम से कम 60,000 से लेकर जो है वो 1.5 लाख रुपए तक जो है वो वसूल की जा रही है। जी, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, यानी कि अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।